ऑन। नोबल गैसेज, इसके अंदर हीलियम आती है, नियोन आती है, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, ये सभी गैसेज किसमें आती हैं? नोबल गैसेज में आती हैं ये। इसमें पहली गैस है हीलियम। हीलियम का यूज कहाँ किया जाता है? इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक, वो He होता है, हीलियम। और इसकी खोज करता है डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकलैंड एंड लॉकियर। हीलियम की यूज की बात करें तो एक तो एरोप्लेन में, वायुयान के टायरों में किया जाता है। एक गोताखोर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में करते हैं, कृत्रिम श्वसन क्रिया में करते हैं। ये गोताखोर द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया में करते हैं। जबकि समुद्र वगैरह में कोई व्यक्ति बहुत गहरा चला जाता है तो गोताखोर गोता लगाते हैं। प्रत्येक लगभग 10.3 मीटर की गहराई में जाने पर गोताखोर पर प्रेशर बढ़ जाता है लगभग 1 एटीएम। जब गोताखोर को यदि बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ जाए तो लगभग 50 एटीएम दाब इतना हो जाता है कि गोताखोर को सहन नहीं हो पाता, और वहां पे उसको सांस लेने में भी कठिनाई होती है। आप कभी पानी में, जैसे अपन स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो कभी आप पानी में बैठ के देखना, आप 1 मिनट नहीं बैठ सकते अंदर पानी में। पानी में 1 मिनट अंदर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहां पर प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। तो गोताखोर हमेशा हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण यूज में लेता है। तो पहले से लेके जाता है कि यदि बाई चांस कहीं उसको बहुत ज्यादा अंदर गहराई में जाना पड़ गया तो वो आराम से श्वसन क्रिया पूरी अपनी कर सके। तो गोताखोर कृत्रिम श्वसन क्रिया में किसका यूज करते हैं? हीलियम गैस का यूज किया जाता है। एक गैस है नियोन। नियोन के खोज करता है विलियम रैमजे। और नियोन का यूज कहां करते हैं? ये जो एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट पर जो एरोप्लेन संचालक होते हैं उनको संकेतक के रूप में करते हैं ये। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट की, जो विज्ञापन के बोर्ड वगैरह होते हैं, उनमें किया जाता है। जैसे बोर्ड लगे थे ना विज्ञापन के, रात। नहीं, रेडियम अलग चीज है। रेडियम अलग चीज। रेडियम तो एक पदार्थ है जो रिफ्लेक्शन कारण चमकता है वो। बाकी नियोन का यूज, जैसे कोई अपन लाइट वाली वो बनानी है स्क्रीन, जैसे अधिगम है, तो जो रात को भी दिखे। अब ये जो पर्दे लग रहे हैं तो रात को नहीं दिखते, क्योंकि ये तो क्या है, पेपर पर है। अब इसे अधिगम का जो बोर्ड बनता है ना, लाइट वाला बोर्ड, जो दूर से दिखता है, जैसे होटल्स वगैरह हैं इन पे लगा रहता है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नियोन का यूज किया जाता है। यानी विज्ञापनों में, एडवर्टाइजमेंट में नियोन का यूज करते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन।
किसके? टॉन, विलियम रैमजे एंड मारिस टावर्स। रेडॉन खोज करता है कि डॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में और कैंसर थेरेपी में यूज होता है। अर्थक्वेक के समय, भूकंप के समय पृथ्वी से कौन सी गैस बाहर निकलती है? रेडॉन। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। हाँ, रिली ने बताया था, स्कैटरिंग। हाँ, उसमें बबल्स बन जाते हैं। हम्म। नहीं, उसके लिए तो हीलियम गैस का यूज नहीं होता है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाता है तो उस समय तो बहुत ज्यादा इतना प्रेशर पड़ता है आर्टरीज पर कि कई बार आर्टरीज फट जाती है और गोताखोर की डेथ ही हो जाती है। ये तो मेनली श्वसन में काम में आता है, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग क्रिया में। यूवी लैंप्स, अल्ट्रावायलेट लैंप और फ्लैश लाइट्स फोटोग्राफी में जीनॉन का यूज किया जाता है। तो ये नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन। नॉन मेटल्स के अंदर आती हैं ये। इनको नोबल गैसेज कहा जाता है। हीलियम वायुयान के टायर और जो गोताखोर कृत्रिम श्वसन क्रिया में यूज में लेते हैं।
नियोन का यूज एयरपोर्ट पर विमान चालक को कोई संकेतक हेतु और विज्ञापनों में यूज में आता है, एडवर्टाइजमेंट में। ऑर्गन ये इलेक्ट्रिक बल्ब में काम आती है। क्रिप्टॉन का यूज फोटोग्राफी लेजर लाइट में किया जाता है। विलियम रैमजी एंड मारिस टावर्स ने खोज की थी जीनोन एंड क्रिप्टॉन की। रेडॉन ये भूकंप के समय पृथ्वी से निकलती है बाहर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में, और कैंसर थेरेपी में इसका यूज किया जाता है। अब लिखना मेटेलॉइड, उपधातु। उपधातु मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब होता है जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको मेटेलॉइड कहा जाता है। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम आदि, ये सभी उपधातु हैं ये। बोरॉन का यूज कांच उद्योग में किया जाता है, पौधों में वृद्धि के लिए, और खाद्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड का यूज फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। खाद्य परिरक्षक रूप में बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं खाद्य परिरक्षक के रूप में, जो कि बोरॉन का ही एक कंपाउंड है। सिलिकॉन, सिलिकॉन का यूज कहाँ किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर की चिप बनाने में। माइक्रो प्रोसेसर की चिप बनाने में किया जाता है, और आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। एक तो होता है खानों से हीरा निकलता है माइन से, एक बनाते भी हैं, हीरा 10 रुपए का भी आ जाता है और हीरा 10 करोड़ का भी आता है। जो करोड़ों में आता है वो प्राकृतिक हीरा है, वो नेचुरल डायमंड है वो। और एक वन जो नेकलेस वगैरह में, रिंग वगैरह में जो मिलता है कि 200 रुपए का नेकलेस है और उसमें 2000 हीरे मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल डायमंड होता है वो। आर्सेनिक का यूज करते हैं कीटनाशी दवाई बनाने में, जर्मिसाइड्स एंड फंगीसाइड्स दवाई बनाने में। कीटनाशी व कवकनाशी, फंजीसाइड्स, कवकनाशी दवाई बनाने में।
माचिस की तीली की नोक बनाने में एंटीमनी सल्फाइड का भी प्रयोग किया जाता है। पोलोनियम के सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, याद रखना। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हाँ, फॉस्फोरस का भी यूज करते हैं। तो मेटेलॉइड में मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों के होते हैं। इसके एग्जांपल हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड पोलोनियम। ये सभी किसमें आते हैं? मेटेलॉइड में आते हैं ये। तो ये अपना धातु, अधातु, उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड, जो एक बड़ा पार्ट था, ठीक है, केमिस्ट्री का। और लगभग यही आपका सिलेबस है, ये मान लो। केमिस्ट्री में यही सिलेबस आता है जनरल साइंस के अंदर, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप, मेन यही टॉपिक आता है। हालांकि अपने आप में पूरी केमिस्ट्री है आदि है भाई, इसमें सारा कुछ, जब सारी धातु पूरे तत्व आ गए, पूरा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट ही आ गए, तो इसके अलावा और केमिस्ट्री में बचा ही क्या? फिर इसमें सब सोप, डिटर्जेंट, रेशे, रबर वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है वो, क्योंकि इन्हीं की सारी चीज कंपाउंड है, इन्हीं से मिलकर के बनी है। पूरा टॉपिक ही एक तरीके से है। नीचे लिखना समस्थानिक, छोटा सा हेडिंग डालो, आइसोटॉप्स। कुछ समस्थानिक है जिनका यूज वगैरह पूछ लिया जाता है कई बार। समस्थानिक आइसोटॉप्स। समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोटॉप्स का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर तो समान हो, परमाणु क्रमांक तो समान हो। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, 1h1, 1h2 और 1h3।
इनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, समान है, लेकिन मास नंबर तीनों का क्या है, अलग अलग है। तो इनको क्या कहते हैं, एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहा जाता है, समस्थानिक कहते हैं। यानी जब परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर तो समान हो तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ये 1h1 1h2 1h3। 1h1 को कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। डेली लाइफ में कुछ समस्थानिकों का यूज होता है। जैसे कार्बन 14, कार्बन 14, फॉसिल्स जो होते हैं, जीवाश्म जो होते हैं फॉसिल्स, उनकी एज ग्रुप ज्ञात करने में किया जाता है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। कोबाल्ट 60 कैंसर थेरेपी में किया जाता है। आयोडीन 131 131 गोइटर उपचार में किया जाता है। हाँ, मरकरी 203 ब्रेन कैंसर की जांच में। औरम 198 ब्लड कैंसर की जांच में। अभी 2-3 दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, दिनस बोर्ड ने लिया था एमबीएसआई का, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, एमबीएसआई का एग्जाम हुआ था। उसमें प्रश्न आया था यूरेनियम 238 पर कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण, अर्थ की जो एज है उसकी आयु का निर्धारण किससे करते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 238। अभी परसों ही प्रश्न पूछा गया है। बाकी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, कई बार पूछे गए हैं ये प्रश्न, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। पृथ्वी, अर्थ तथा चट्टान, रॉक्स की आयु ज्ञात करने में, पृथ्वी तथा चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 238 का यूज किया जाता है। बोन कैंसर ट्रीटमेंट में फास्फोरस 32 P32।
ओरम 198 ब्लड कैंसर की जांच में, यूरेनियम 238 पृथ्वी अर्थ एंड रॉक्स की एज याद करने में, फास्फोरस 32 बोन कैंसर की जांच में उपचार में, गैलियम 67 एड्स के टेस्ट में किया जाता है, और सोडियम 24 ब्लड सर्कुलेशन संबंधी बीमारियों का पता लगाने में। एड्स में कई सारे टेस्ट होते हैं, एलिसा होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है, सदर्न ब्लॉटिंग होता है। आपको रोग नहीं पढ़ा है क्या? मैंने पढ़ा तो दिया था। सदर्न टेस्ट, नदर्न टेस्ट, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट, CD4 टेस्ट। एलिसा प्राइमरी टेस्ट है, सबसे पहले एलिसा करते हैं। उसमें यदि कोई पॉजिटिव आ जाता है तो फिर सदर्न करते हैं डीएनए के लिए, फिर नदर्न करते हैं आरएनए के लिए, फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं प्रोटीन के लिए। जब ये सारे टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, जब उसको कंफर्मेशन टेस्ट कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग कंफर्मेशन टेस्ट है। ओनली एलिसा से ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है। हो सकता है एलिसा पॉजिटिव आ जाए, बाद के नहीं आए। ऐसा तो इसमें करेंगे, एलिसा के अंदर ही करते हैं इसमें, क्योंकि मेन प्राइमरी टेस्ट इसी में होता है ये। भाई स्पेशली ऐसा कोई अलग से दे नहीं रखा कि एड्स की किस जांच में की जाती है, नॉर्मली एड्स जांच में ही करते हैं। तो ये आइसोटॉप्स हैं, इनमें से कई बार प्रश्न आ जाता है। ये कार्बन 14 कई बार यूज में आया हुआ है, पूछा गया जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में फॉसिल स्टेज में। कोबाल्ट 60 कैंसर थेरेपी में काम में आता है ये। आयोडीन 131 गोइटर ट्रीटमेंट में, घेंगा उपचार में। मरकरी 203 ये ब्रेन कैंसर में किया जाता है। और 198 ये ब्लड कैंसर की जांच में करते हैं। यूरेनियम 238 पृथ्वी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। फास्फोरस 32 अस्थि कैंसर में। गैलियम 67 एड्स की जांच में। और सोडियम 24 रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन संबंधी रोगों का पता लगाने में। किसमें? 235, 235। कुछ एलिमेंट्स तत्वों के पॉल्यूशन से भी कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे मिनीमाटा है, इटाई इटाई है, बिल्सन रोग है, एंथ्राकोसिस है, बाइसिनोसिस है, ठीक है, सिलिकोसिस है। तो ये कुछ तत्वों के पॉल्यूशन से भी होते हैं। जैसे एक रोग होता है मिनीमाटा रोग, ये पारे के प्रदूषण से होता है। ये मरकरी जल में, वाटर में जब मरकरी की मात्रा बढ़ जाती है तब मिनीमाटा रोग होता है। किडनी वगैरह प्रभावित होती हैं इसमें। एक होता है इटाई इटाई रोग, ये रोग का नाम दिया होता है, पूछता किस प्रदूषण से होता है, या फिर तत्व से रोग पूछा सकता है कि मरकरी के पॉल्यूशन से कौन सा रोग होता है। इटाई इटाई होता है कैडेमियम से। एजी मरकरी का है ये, इसको पारा भी कहते हैं। सीडी एक होता है बिल्सन रोग, ये कॉपर की वजह से होता है, कॉपर के बढ़ जाने के कारण। एक पशुओं में ब्लैक फुट रोग होता है, आर्सेनिक की वजह से। पशु जब विषाक्त चारा या आर्सेनिक जो होता है, ये थोड़ा जहरीला होता है। आर्सेनिक वाले चारे को पशु खा जाते हैं तो कई बार पशुओं की मृत्यु हो जाती है, जिसको विषाक्त रोग कहा जाता है, ब्लैक फुट रोग कहा जाता है। ब्लैक फुट रोग ये आर्सेनिक के कारण होता है। आर्सेनिक है ब्लैक फुट,
आर्सेनिक तत्व के कारण। विषाक्त चारा खाने के कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है। एक होता है प्लम्बिज्म। विषाक्त चारा खाने के कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है। पॉइजनस फॉडर। प्लम्बिज्म ये सीसी के कारण होता है, लेड के कारण। एंथ्राकोसिस कोयले की खान में काम करने वाले लोगों में होता है। हाँ। बाइसिनोसिस, एंथ्राकोसिस, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोस खनिज पदार्थ होता है, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोसिस। सबसे। हाँ। बाइसिनोसिस। सेवेंथ वाला है एस्बेस्टोसिस।
तो ये पॉल्यूशन से मिनीमाटा रोग होता है, मरकरी से, इटाई कैडमियम से, ये खूब पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं सभी रोग। पिल्सन रोग ये कॉपर के कारण होता है। ब्लैक फिट रोग आर्सेनिक एलिमेंट्स के विषाक्तता चारा खाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। प्लम्बिज्म लेड के कारण होता है। सिलिकोसिस सिलिका मिट्टी की खानों में, सिलिका की खानों में, पत्थर की खानों में जो लगातार काम करते हैं उनमें हो जाता है। मूर्ति बनाने का काम होता है, जैसे पत्थर रोड़ी वगैरह बनती हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं प्लांट में, इनमें काम करते हैं, उनमें सिलिकोसिस रोग हो जाता है लंबे समय बाद। एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस की खानों में काम करने वाले लोगों में होता है। एंथ्राकोसिस एस्बेस्टोस एक खनिज होता है, उसकी जो खाने होती है उनमें काम करते हैं, उनमें हो जाता है। एंथ्राकोसिस यदि कोयले की खानों में काम करता है और कपड़े की मिलों में काम करने में बाइसनोसिस। भाई लगातार किसी के संपर्क में यदि अपन रहेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी में जाता है, जैसे अपन ये मार्कर के संपर्क में लगातार रहते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी में जाती है हल्का फुल्का ये। चलो ये तो फिर भी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, डस्ट नहीं है इसके अंदर। वैसे डस्ट उड़ती है तो निश्चित सी बात है श्वास के साथ जाएगा ही जाएगा। और ये बीमारी ऐसी है कि इनका तुरंत पता नहीं चलता, ये जब पूरा हो जाती है ना कंप्लीट, तब पता चलता है। मतलब धीरे धीरे डेली जैसे आज श्वास लेंगे तो आज को डस्ट जाएगी बॉडी में, कल भी जाएगी, परसों जाएगी, ऐसी सालों तक लगातार काम करते हैं। तब ये धीरे धीरे हमारे जो लंग्स वगैरह होते हैं उनको पूरे को इन्फेक्ट कर देता है, फिर व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। ये मतलब बहुत दिन लंबे समय बाद पता लगता है इन बीमारियों का, ऐसा नहीं है कि आज डस्ट गई और आज ही हो जाए। जैसे अस्थमा वगैरह है, दमा है, एलर्जी से, पोलन ग्रैंड से हो जाती है, तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद बीमारी खोज होती है। और जब बीमारी बन जाती है उसके बाद फिर इनका कोई इलाज भी नहीं है। ये ऐसी बीमारियां इनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है होने के बाद, ये लगातार संपर्क में आने से बनती हैं। अब लिखो परमाणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल, कुछ परमाणु के मॉडल पढ़ेंगे इसमें अपन। परमाणु व अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। ये एटम क्या होता है? सबसे पहले एक ऋषि थे महर्षि कणाद, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी पदार्थ है, अगर उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ते जाएं, ब्रेक करते जाएं, तो अंत में एक ऐसी लिमिट प्राप्त होती है कि उस प्राप्त कण को और डिवाइड नहीं किया सकता और विभाजित उसको नहीं कर सकते हैं। ये जो कण मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, इसको कण को ही क्या कहते हैं? सूक्ष्मतम कण को क्या कहा था? एटम कहा था। वैज्ञानिक रूप से इसको डॉल्टन ने बताया था, इसके बारे में जॉन डॉल्टन ने इसके बारे में बताया था। और कणाद ने क्या बताया कि पूरी सृष्टि का निर्माण, पूरी पृथ्वी का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? परमाणु से मिलकर हुआ है, एटम से मिलकर हुआ है। हर चीज दुनिया में किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनती है। लेकिन एटम जो होता है ये फ्री स्टेज में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, इनसे मिलकर के अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। और अणुओं से मिलकर के पदार्थ बनते हैं, सबस्टांसेज बनते हैं। और ये पदार्थ आगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के रूप में पाए जाते हैं, तत्व यौगिक मिश्रण के रूप में होते हैं। और या फिर ठोस, द्रव, गैस, इन तीन अवस्थाओं के अंदर पाए जाते हैं। वैसे मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। मेन अवस्था 3 होती हैं, टोटल अवस्था कितनी होती है? 5 होती है। चौथी अवस्था किसको कहते हैं? प्लाज्मा को कहते हैं। और पांचवी बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेज को कहा जाता है। कल पढ़ेंगे।